हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्लास 7 को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रावधान दिए गए थे उस समय, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ पे है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के दौरान भारतीय सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। कौन थे? भारतीय सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे और भारतीय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारतीय वायसराय थे 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे। देखिए, 1919 का प्रमुख प्रावधान में से पहला प्रावधान के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि पहला प्रावधान क्या है कि इस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और को प्रथम निर्वाचन का अधिकार मिला था। ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इस दौरान क्या हुआ था कि जो सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई समुदाय के लोग थे ना, इन लोगों को अलग से निर्वाचन का अधिकार मिला था। इससे पहले 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के दौरान मुस्लिम समुदायों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, जिसके चलते यहाँ पर सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, आंग्ल भारतीय, ये सब जो लोग हैं, इन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया कि इन लोगों को भी अलग निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए, जिस वजह से 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें इन लोगों को भी यह अधिकार मिला। आगे क्या हुआ था कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन हुआ था। क्या हुआ था? द्विसदनीय विधायिका का गठन हुआ था। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, क्या क्या नाम था? राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, याद रखिएगा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। कितने? 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। ये जो राज्य परिषद है और केंद्रीय विधानसभा है, इन्हीं का नाम आज़ादी के बाद क्या पड़ा? लोकतंत्र और लोकसभा और राज्यसभा। क्या पड़ा? लोकसभा और राज्यसभा पड़ा, याद रखिएगा। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा को आज़ादी के बाद हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किए गए थे। क्या किए गए थे? 8 अलग अलग प्रकार के प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। किन 2 भागों में बांटा गया था? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। देखिए, पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान मिला था। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत पहली बार सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा, यह प्रावधान मिला था। क्या क्या प्रावधान मिला था 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान? कि पहली बार सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन के साथ साथ कहाँ होंगी? भारत में भी होंगी। और हुआ भी। कहाँ पे हुआ था पहली बार? इलाहाबाद में हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ है कि नहीं, इसकी जांच के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। लेकिन 10 वर्ष से पहले ही 26 नवंबर 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, साइमन कमीशन आयोग का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया था? 26
नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इसका कार्य क्या था? देखिए साइमन कमीशन आयोग का क्या कार्य था, क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो जो ये साइमन कमीशन है, ये साइमन कमीशन का मुख्य काम था भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना और सरकार को सिफारिश देना। क्या देना? सिफारिशें देना, रिपोर्ट जारी करना। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन आयोग की अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। इस आयोग को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। और इस कमीशन में 7 अंग्रेज सदस्य थे। कितने? 7 अंग्रेज सदस्य थे और कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा। क्या कहा कांग्रेस ने इसे? व्हाइटमैन कमीशन। तो व्हाइटमैन कमीशन किसका नाम है? साइमन कमीशन आयोग का ही नाम व्हाइटमैन कमीशन भी है। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में 7 अंग्रेज सदस्य थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इस आयोग को व्हाइटमैन कमीशन कहा। ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में। 3 फरवरी 1928 में ये कमीशन भारत आया था और इस कमीशन ने 27 मई 1930 में अपना रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, 1930 में अपना रिपोर्ट जारी किया था। आगे एक चीज़ और हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि 1930 में अपना रिपोर्ट जारी किया। इसके रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और वो 3 गोलमेज सम्मेलन आपको याद होने चाहिए। कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932। इन 3 गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था?